हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में जो ईंधन की मांग है और ख़ासकर वह जो आयात पर डिपेंडेबल है, और आयात पर डिपेंडेबल होने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 4 सप्ताह से जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी हुई है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ ईरान और फारस की खाड़ी से संबंधित जो देश हैं, वहाँ पे अस्थिरता बनने के कारण भारत जैसे देश में ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही, वैश्विक लेवल पर ईंधन की आपूर्ति की जो मांग है या आपूर्ति जो है वह प्रभावित हुई है। इस तरह से आप देखेंगे यूरोप में भी हुआ है, आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया में भी, आपको यूएस में भी दिखाई देगा, और खासकर पे भारत पर भी तो असर पड़ता हुआ दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि लगभग 40 से 50% जो है एलपीजी भारत कतर से जो है वह आयात करता था। अब इसमें फारस की जो देश हैं, फारस की खाड़ी से संबंधित जो भी देश हैं, जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इवन ईरान हो गया, यहाँ से जो क्रूड ऑयल्स हो गए या जो पेट्रोलियम हो गया या फिर से ईंधन के लिए जो एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, इनका कंज्यूमिंग जो भारत करता था, उसमें आपको पता ये भी होगा कि भारत की बहुत सारे जहाज़ें जो है हार्मुज जल संधि में फंसी हुई हैं। हार्मुज जल संधि को सीज किया गया है, ये सभी कहानी आप लोग जानते हैं क्यों सीज किया गया है ईरान के द्वारा। और ऐसी जो घटना आपको इस समय 2026 में दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ है, इससे पहले भी वैश्विक लेवल पर लगभग 3 बार जो है जो तेल है, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, जो ईंधन है, उसकी संकट आई है। तो इससे पहले भी तेल का संकट आया है, ऐसा नहीं कि इस समय ही आया है। तभी हाल ही फिलहाल में, जैसे चूंकि आपको पता है कि इस समय बजट सेशन चल रहा है, जो पार्लियामेंट है, भारत के जो पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसमें बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन का दूसरा पार्ट जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें अनुदान मांगे वगैरह या बजट पे मतदान होता है, अनुदान मांगों पे मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है संचित निधि से पैसा निकाल पाती है। अगर ये विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो आपको पता है, तो यहाँ से अगर विधेयक नहीं पारित हो पाता है तो वहाँ से धन की निकासी नहीं हो पाती है। इसमें बहुत सारे प्रस्ताव भी आते हैं, कटौती प्रस्ताव से लेकर सारी चीज़ें। बीच में जो गैप था, अभी आपने देखा होगा कि जो पहला बजट पेश किया गया, चूंकि फरवरी में शुरुआत में मतलब पेश किया जाता है, और अभी मार्च का लास्ट चल रहा है, तो आप कहेंगे इतना लंबा सेशन कैसे बजट का चल रहा है? तो बीच में गैप रहता है, उस गैप में अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा और अलग अलग जो समितियां बनती हैं उनके द्वारा स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी करने के बाद वह रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसके बाद से मतदान उस पर किया जाता है। ये संविधान में आपने पढ़ा होगा। तो बजट सेशन का दूसरा जो सत्र चल रहा था संसद में, पार्लियामेंट हाउस में, तो कल के दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री से पूछा गया, हालांकि कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ऐसे होता है लोकसभा में। अर्थात लोकसभा में सबसे पहले जो काल होता है प्रश्नकाल का होता है समय, और दूसरे बार उसके बाद से जो है शून्यकाल का समय होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, बाय द वे, अगर एग्जाम में या प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि यह प्रश्नकाल या शून्यकाल संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो कहीं भी उल्लेखित नहीं है। यह संसदीय परंपराओं में एक प्रचलित एक नियम है, जिसके माध्यम से प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है। लेकिन अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे भी पूछे कि प्रश्नकाल के बाद जस्ट बाद जो है शून्यकाल आता है दोनों सदनों में, तो ऐसा सही स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। केवल लोकसभा में आप कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, जबकि वही राज्यसभा की बात किया जाए तो शून्यकाल के बाद जो है प्रश्नकाल का समय जो है वो शुरू होता है, जिसमें से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें विपक्ष के द्वारा या देश भर में बहुत सारी जनता के द्वारा बार बार मांग उठाए जा रहे थे या प्रश्न किए जा रहे थे कि जो मध्य एशिया में शॉर्टेज चल रहा है, या मध्य एशिया में जो यह अस्थिरता फैली हुई है, खास करके इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण या यूएसए और ईरान के युद्ध के कारण, आखिर इससे तेल का जो संकट छाया हुआ है, या जो नेचुरल गैसेस हैं, क्रूड ऑयल्स हैं, या ईंधन जो है उसका जो संकट छाया हुआ है, यह कब तक इसका निवारण हो सकता है या कैसे हो सकता है, किस तरह से गवर्नमेंट जो इसमें मैनेज कर रही है। तो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, वही प्रधानमंत्री भी बोले थे कल के जो है लोकसभा के बजट सेशन में, उन्होंने बोला था कि यह जो समय है एकजुटता का समय है और यह दिखाने का समय है। अर्थात दिखाने का मतलब किस चीज़ का दिखाने का? तो दिखाने का ये समय है, जैसे कोरोना काल में, कोरोना के समय में पूरे देश ने एकजुटता दिखाया था, और कोरोना जो महामारी था वह
ऐसा नहीं कि पहले से प्रचलित या पहले से जानकारी युक्त कोई बीमारी थी और आ गया, उसका प्रबंधन नहीं किया गया। अचानक आने वाला एक आपदा था, एक आपदा की तरह था। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो ईंधन शॉर्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी एक तरह से आपदा की तरह है। और इस आपदा में अवसर ढूंढना, या ऐसे कहा जाए, या तो अवसर ढूंढा जा सकता है या मुख्य रूप से पूरे देश को एकजुट होकर, और तब हम लोग जैसे कोरोना के समय एकजुट होकर लड़े थे, लड़ाई लड़े थे, ठीक उस तरह से हम लोगों को लड़ना है। हालांकि भारत की ये प्रतिबद्धता मैंने शुरू में भी कहा, पहले से ही रही है कि यहाँ जो खाड़ी देश है या अन्य जो देश है वहाँ पे शांति बनाई रखी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अब चूंकि अलग पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो है प्रत्यारोप आरोप लगाती रहती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे एक्स पार्टी हो, वाई पार्टी, जेड पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले क्या शॉर्टेज नहीं हुए हैं ईंधन के? तो हुए हैं। इससे पहले 3 बार हो चुके हैं। अभी 2013 में आपने देखा होगा कि 2013 में भी ऐसी चीजें देखने को मिली थी जिसमें लगभग भारत की जो जहाज था, क्रूड ऑयल था, उसको 1 माह तक ईरान ने वहां से छोड़ने के मना कर दिया था, नहीं छोड़ा था। ठीक ना। अभी तो 2-3 टैंकर आ भी चुके हैं, बहुत सारी जहाजें फंसी हुई हैं वहां पे। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो भारत जैसे देश में जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण आपको ये भी दिखाई देगा कि यहाँ पे डिमांड की भी सबसे ज़्यादा, यानी डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, मांग ज़्यादा होता है। अब इस स्थिति में कैसे क्रूड ऑयल को मैनेज किया जा सकता है, कैसे जो है एलपीजी जो शॉर्टेज है उसको मैनेज किया जाता है, तो इसके लिए पहले से ही जोर देकर कहा गया था या जोर लगाया जा रहा है, धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं सौर एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ या संधारणीय ऊर्जा की तरफ जाने की। इसमें एक ब्राजील एक ऐसा एग्जाम्पल बनकर सामने आया है। पिछले जब भी, हालांकि ये नया एग्जाम्पल बन के नहीं आया है ब्राजील, ये बहुत पहले से बन के आया है। पिछले 2-3 बार जब पहला शॉर्टेज हुआ था वैश्विक लेवल पर ईंधन का, उसी समय ब्राजील ने सीख लिया, और सीख लेके ब्राजील जो है अपने वहाँ E100, E10, E20 जैसे जो भी ईंधन है, जो स्वचालित मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन्स हैं उनको बढ़ावा देना, उस तरह के पेट्रोलियम को बढ़ावा देना, उस तरह के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा से उपयुक्त जो बैटरी संचालन जो व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वह उसी समय से तत्पर हो गया, जिसके कारण उन जैसे देशों पे प्रभाव कम पड़ेगा। भारत जैसे देश को भी इस तरह से क्या कोई ऐसा चीज लाना चाहिए इस आपदा में, जिस आपदा में मुख्य रूप से यह साबित हो सके, या यह तरह से काम मतलब एक कारगर साबित हो सके, जिसके कारण आने वाले समय में सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग किया जा सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वैश्विक लेवल पर कोई भी अस्थिरता पैदा हो या संकट पैदा हो, तेल संकट पैदा हो, उसके बावजूद भी भारत जैसे देश पे अगर प्रभाव ना पड़े तो उसको सीख लेनी चाहिए ब्राजील जैसे देश से, जहाँ पे E20 का प्रयोग या E100 का प्रयोग या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग बहुत पहले से किया जा रहा है। जब पहली बार वैश्विक लेवल पर तेल संकट हुआ था तब, उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या भारत के द्वारा ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है, क्या भारत के द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है? तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत के द्वारा भी ऑलरेडी एक कदम उठाया जा चुका है, जिसमें 20% लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा गया था कि 2030 तक 20% एथेनॉल जो है किसमें मिलाना है? पेट्रोल में मिलाना है ना। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से क्या फायदा है? तो देखिए कितना इसकी अपॉर्चुनिटी या कितना इसका बेनिफिट है। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोलियम में या पेट्रोल में, सॉरी, तो पेट्रोल में मिलाने से उसमें जो ईंधन होगा स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करेगा। अब स्वच्छ ईंधन के रूप में अगर उसका उपयोग किया जाएगा तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या इमिशन हो गया, या पॉल्यूशन हो गया, उस पर भी कंट्रोल हो सकता है, उसमें भी या उत्सर्जन में भी कमी आ सकती है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि हमारी डिपेंडेंसी जो 20% एक्स्ट्रा रहती है क्रूड ऑयल के मतलब आयात करने में, खरीदने में किसी अन्य देश से, वह अगर कहीं तेल संकट होता है या कोई टेरिफ बम जैसे अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने फोड़ा था, ऐसी कोई चीजें आती हैं तो वह आत्मनिर्भर बन सकता है, अर्थात वह किसी देश के दबाव में या कहीं और दबाव में नहीं आ सकता है। तो इससे पहले ही भारत सरकार के द्वारा ये टारगेट लिया गया था कि 2030 तक E20 हम पेट्रोल में मिलाएंगे, और कितना? तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल का टारगेट रखा गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2025 में ही वह भारत ने वह टारगेट
टारगेट अचीव कर लिया, पूरा कर लिया। अर्थात जो टारगेट रखा गया था 5 मतलब 2030 तक, उसके 5 वर्ष पहले ही उसको अचीव कर लिया भारत ने। अब नया टारगेट फिक्स किया गया है कि 30% तक उसमें क्या करना है, एथेनॉल मिलाना है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट केवल एक ही सेक्टर को इसमें नहीं होने वाला है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो करने वाली कंपनियां हैं उनको भी, जो वहां पे रोजगार में लगे हुए लोग हैं उनको भी बेनिफिट होने वाला है, और साथ साथ जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उस पर भी बेनिफिट होने वाला है। और जो आयात जो होता है, जिसके कारण क्रूड ऑयल की, क्योंकि क्रूड ऑयल वैश्विक लेवल पर आप देखेंगे ओपेक जैसे देश, ओपेक प्लस जैसे देश जो है उनके पास अधिकार है, तो वहां से जब वैश्विक लेवल पर कोई अस्थिरता होती है तो क्रूड जो ऑयल्स होते हैं उनके रेट में बढ़ोतरी हो जाती है। अब उसके कारण आपको पता चलेगा कि मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगती है। अब आप कहेंगे कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से मुद्रास्फीति कैसे बढ़ सकती है। उसका कारण है क्योंकि तेल सबसे ज्यादा जो है वह हम आयात पर निर्भर है तेल के लिए, क्रूड ऑयल मतलब क्रूड ऑयल के लिए, कच्चे तेलों के लिए। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि क्रूड ऑयल जब आता है उसके दाम महंगे हैं, तो चूंकि उस क्रूड ऑयल जैविक ईंधन जो है उसके कारण जो भी परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, उस डीजल या पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनसे परिवहन होकर आ रहा है, कोई भी वस्तु, एक सब्जी ही ले लीजिए, तो वह जब आ रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएंगे, उसके कॉस्ट बढ़ जाएंगे तो वास्तविक मूल्य मुद्रास्फीति जो होनी चाहिए वो तो नहीं होगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो अस्थिरता पैदा हुई है उसके कारण आपको दिखाई देगा कि मुद्रास्फीति बढ़ते हुए चली जाएगी। और जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्रय शक्ति क्षमता भी घट जाएगी। अब एक क्रय शक्ति क्षमता घटेगी तो इस पर एफडीआई एफपीआई पे भी प्रभाव पड़ेगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जो है वह यहाँ से जो इन्वेस्ट किए हुए हैं भारत में, वह इन्वेस्टर यहाँ से लेके अपने पैसे को जो है निकाल के लेके अपने देश को चले जाएंगे, क्योंकि अस्थिरता बनी हुई है। उनको पता है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मुझे घाटा हो जाए, तो इस स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, वह मुख्य रूप से यहाँ से यानी स्टॉक मार्केट से अपने पैसे को निकालेंगे। अभी आपने सुना भी होगा कि पिछले 1 साल से कितने ज्यादा मात्रा में, अभी इस माह में भी आपको दिखाई देगा कि एफडीआई एफपीआई कितने ज्यादा बहिर्गमन हुआ है, अर्थात कितने ज्यादा निकाला गया है। अब इसके चलते आपके रुपए पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। कैसा दुष्प्रभाव, तो देखिए अभी रुपया जो है गिरकर 94 रुपया प्रति मतलब डॉलर के बराबर हो गया है। अभी 1 साल पहले आप देखेंगे तो 80-89 के आसपास घूम रहा था, और वही कहां पे चला गया, 94। हो सकता है कि ऐसी अस्थिरता बनी रहे तो आगे आने वाले समय में यह 100 के पार भी चला जाए। अब उस स्थिति में आपकी मुद्रा की जो वैल्यू होगी, यानी रुपए की जो वैल्यू होगी वह कम हो जाएगी। अब उसके कम होने के कारण क्या हो गया, आपकी क्रय शक्ति क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उस स्थिति में, इस अवसर में अगर आप निर्यात को बढ़ाना चाहेंगे तो आपके लिए सबसे पहला जरूरी जो काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं है, तो आप कहां से निर्यात करेंगे उस चीज को। तो सस्ता हो जाना है, रुपये की वैल्यू कम हो जाना है, निर्यात को तो बढ़ावा देता है, लेकिन उसका लाभांश या उसका लाभ तभी हो सकता है जब बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हो, जब बड़े लेवल पर प्रोडक्टिविटी हो, बड़े लेवल पर उत्पादन हो। जब तक बड़े लेवल पर उत्पादन नहीं होगा तब तक ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। हालांकि भारत टारगेट रखा है, जो अभी मैं बता रहा था कि 2030 तक 30% एथेनॉल मिलाने की, किसमें मिलाने की, वह पेट्रोल में मिलाने की। अब इससे क्या फायदा होगा, अब इससे ये फायदा होगा कि 30% जब पेट्रोल में मिलाया जाएगा एथेनॉल, तो इससे ये होगा कि आयात पर एक तो निर्भरता कम होगी, जिससे हमारा राजकोषीय घाटा भी कम होगा, जिससे आपको ये भी दिखाई देगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा। दूसरा चीज आपको ये भी दिखाई देगा कि पर्यावरण में हम एक तरह से प्रदूषण को कम करने के लिए भी काम करने पे मतलब जोड़ देंगे उस तरह से, अर्थात पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशंस होते हैं, उसमें भी कमी आएगी। या क्यों, क्योंकि वह स्वच्छ इंजन के रूप में या स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है। तीसरा चीज, इससे किसान वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कैसे किसान वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो एथेनॉल बनाए जाते हैं किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, जो सड़े हुए अनाज हैं, सब जगह सड़े गले जो अनाज होते हैं, जो ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने के बाद कुछ मात्रा में सड़ जाते हैं, जैसे पुआल ही ले लीजिए। अब पुआल के जो डंठल छूट जाते हैं, जो जो दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण बनता है, पुआल के डंठल जलाने से, जो ठंडी के दिनों में, उसका कारण भौगोलिक भी कुछ है, तो उसमें भी कमी आ सकती है, ठीक ना। दूसरी चीज की किसानों की आय में भी दुगुना मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि एथेनॉल में पहले गन्ना पर डिपेंडेबल था, कि गन्ना के जो रस था या गन्ना के जो जूस होता था उससे ही एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी। अब भारत सरकार के द्वारा ये मतलब अप्रूवल दे दिया गया है, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इन सभी चीज़ों पे मिल रही है। तो इससे किसान को क्या होगा, दुगुना फायदा होगा, और ई-जेम के माध्यम से आसानी से अपने घर पे ही, अर्थात अपने खेत में ही वह उस वस्तु को, उस उत्पादन किया हुआ जो सामग्री है उसको बेच सकता है। इस स्थिति में उसकी फूड प्रोसेसिंग में भी उसकी
उसकी जो अनाज उत्पादन है वो जा सकता है, या इथेनॉल उत्पादन में भी जा सकता है अगर कोई खराब मतलब अगर अनाज हुआ हो तो। उसके बाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसको बीमा भी मिलती है, तो इस तरह से उसकी आय जो है दुगुनी हो जाएगी। तो किसान सशक्त होगा तो उसकी आय मतलब आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, तो उसकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, और उस स्थिति में फिर जीडीपी ग्रोथ होगा, अर्थात आपको दिखाई देगा ऑन द ओवरऑल पे कि इकोनॉमिक बूम होगा। तो उस स्तर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अभी ये 5 साल में या अभी 2 साल में ऐसा चीजें कोई घटना घटित हो जाएगी, इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा कि ये सारी चीजें एकदम पॉजिटिव हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वैश्विक लेवल पर अस्थिरता कितनी बड़े लेवल की बनी हुई है। कुछ समय पहले टैरिफ वार की, उसके बाद टैरिफ जैसे ही खत्म हुआ तैसे ही मध्य एशिया में जो है अस्थिरता शुरू हो गई, अर्थात ईरान और इजराइल या यूएसए और इजराइल के ईरान के बीच में जो है संघर्ष शुरू हो गया, जिसके खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा अस्थिरता बनी हुई है, और हार्मुज जल संधि पर भी उसमें स्टॉप लगाया गया है, रोक लगाया गया है ईरान के द्वारा, जिसमें बहुत सारे यातायात या बहुत सारे जो परिवहन है जो खास करके ट्रेड में कार्य आते हैं वहां पे बाधित हो गई है, वो समस्या आ रही है, जिसके कारण ये सारी चीजें पूरे वैश्विक लेवल पे इसका प्रभाव देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो इतना ये मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल में या 4 साल में इसका समाधान पूर्णतः हो जाएगा, लेकिन हाँ इससे सीखने की जरूरत है ब्राजील से। जब पहली बार तेल संकट आया तब से ब्राजील ने ऐसा कार्य शुरू किया, और धीरे धीरे आपको दिखने को मिलेगा, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ब्राजील की निर्भरता जो क्रूड ऑयल है उस पर बहुत कम हो गई है। तो एक तो स्वच्छ इंजन में भी मतलब स्वच्छ ईंधन में भी उसका योगदान हो गया, दूसरा वहां पे आपको दिखाई दे देगा कि उसकी आयात पर भी निर्भरता कम हो गई। तो ऐसे वैश्विक लेवल पर कोई अस्थिरता या संकट आता है तो उससे उसको निपटने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और इससे क्या होता है कि चूंकि क्रूड ऑयल बाहर से आयात किए जाते हैं तो किसी देश के लिए केवल एक तरफ संकट नहीं होता है, दोहरा संकट होता है। दोहरा संकट कैसे हो सकता है कि एक तो क्रूड ऑयल महंगे में वो खरीद रहा है, दूसरा ये कि अगर उसको चूंकि क्रूड ऑयल जो आ रहा है, जो महंगे क्रूड ऑयल आ रहे हैं तो बिकेंगे भी क्रूड ऑयल, वो ज्यादा दाम में रिफाइनरी होगा, उसके बाद से ज्यादा दाम में बिकेगा। जब ज्यादा दाम में वो बिकेगा तो उसके बाद जो होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वह बढ़ जाएगी। जैसे पहले 5 रुपया आपको यातायात करने में लगता था तो उससे बढ़ के 10 रुपया हो जाएगी। अब उसके कारण कोई वस्तु का वास्तविक मूल्य तो 5 ही रुपया है, लेकिन उसके कारण चूंकि यातायात मूल्य बढ़ गया तो उसका मूल्य 15 रुपया हो गया। तो इससे आने वाले समय में क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है लोगों पे, इसमें भुखमरी पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें ऑन द होल पे जो है इंपैक्ट पड़ती है। तो वही संसद में या सदन में जो है जवाब दिया गया है कि इस समय जो है जो अस्थिरता फैली हुई है उसमें किसी एक देश का योगदान नहीं है, या ऐसा नहीं है कि 5 दिन पहले ये बात चल रही थी, आज जो है 5 दिन पहले से ही ये संकट जो है उत्पन्न होना शुरू हो गया। यह अचानक आने वाला संकट है, जैसे कोरोना काल में जो संकट आया था, तो उससे निपटने की जरूरत है और एकजुट होकर उसका कैसे समाधान किया जा सके, किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, यह सबसे बड़ा। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर्स हो गए चाहे क्रूड ऑयल हो गए, अपने देश में उसके संसाधन जो है कम है, इसीलिए गवर्नमेंट आपको पता होगा कि सूर्य घर बिजली योजना चला रही है, सौर सोलर मिशन चला रही है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो अभी शांति विधेयक आया है उसका भी कहीं ना कहीं उद्देश्य यही था कि परमाणु सेक्टर के जो संयंत्र हैं उसमें एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, ताकि उनको बढ़ावा मिले बिजली उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है आपको देखने को ये भी मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर भी जो है कॉस्ट मतलब जीएसटी घटा दिया गया, ताकि उसका जो कंज्यूमर हैं वो बढ़ें, ठीक ना। तो यह रणनीति जो अपनाई जा रही है उसको ब्रॉड लेवल पर धीरे धीरे इसको बढ़ाने की जरूरत है। और जो टारगेटिंग लिया गया है, जो टारगेट लिया गया है कि 2030 तक उसको केवल एथेनॉल के उत्पादन तक सीमित करना ही जरूरी नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि अगर हम एथेनॉल के उत्पादन में अगर इसको लेके जा रहे हैं तो खाद्य संकट जैसी कोई परिस्थितियां न सामने आए। क्योंकि यह सबसे बड़ी जरूरी है कि अगर कोई मनुष्य को भोजन नहीं मिल रहा है और उसके आने वाली थाली को छीनकर अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग या एथेनॉल के उत्पादन में अगर उसको दे दिया जाए तो फिर उसका कहीं भी तेहरा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, उससे कोई फायदे नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके कारण यह संसद में या सदन भवन में ये सारी चीज़ें की गई हैं। बाकी पॉलिटिकल व्यू जो है अलग अलग है, आप बहुत सारे शार्ट देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, बीजेपी पार्टी ये कह रही है। तो ये कोई पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है, वास्तविकता ये है राजनीतिक पार्टी की अपनी राजनीतिक नज़रिए से देखती है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो नेशनल लेवल पर क्या चीज़ें हैं वो बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये कोई पहला चीज़ नहीं है या पहली बार ऐसे कोई चीज़ नहीं हो रहा है। अगर आप ऑथेंटिक रूप से देखेंगे तो ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस की यूपीए की सरकार में भी ऐसे हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारी
सरकारें आई हैं उनके ज़माने में भी हुआ है। तो आने वाली अस्थिरता जो है इसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है कि कब ये उत्पन्न हो जाता है। हाँ, इसको चूँकि जैसे कोरोना काल में जो है ऐसा आपदा आया था जिसमें एजुकेशन लाइन में या शिक्षा क्षेत्र में अगर देखा, जैसे मैं ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अभी, तो एजुकेशन क्षेत्र में एक क्रांति लाया, भारत की बात किया जाए तो। उससे पहले आप देखेंगे कि मतलब ऑफलाइन सबसे ज़्यादा क्लासेस चलते थे, और उसके बाद से जब से कोरोना आया उसके बाद से ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू हो गया लोगों के लिए। तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुआ। तो अवसर आपदा में भी तलाश किया जा सकता है, जैसे मैंने एथनॉल की बात की है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।